Good evening, everybody. And as I'm waiting for you, I'm just going to see if I can see the comments. How are you all doing? Hi. Hi, Nikki. Hi, Kiran. Hi, Sonal. I'm just going to position myself. How are you all? Hi, Ritu. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं. Okay. So, आराम से आज हम बैठेंगे और बहुत दिनों से, बहुत महीनों से मैं ये सोच रही हूँ कि ये लाइव किया जाए. कोई इंटरैक्शन की जाए आप लोगों से जहाँ पर बात हो सके, दिल की बात हो सके ऐसी केस स्टडीज़ की. बहुत लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स किया कि नहीं मैम आपको ये करना ही है, आपको हमें बताना ही है कि आप कैसे केसेस सॉल्व करते हो. तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स गो लाइव एंड बात करते हैं इस बारे में कि कैसे केसेस आते हैं. तो 7 दिन, 7 शामें क्या आप मेरे साथ रहेंगे? Are you going to be with me? How many of you are going to be with me every evening for 7 days? ओके, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. आप लोग कितने अच्छे हो. ठीक है, इन दिनों में हम बात करेंगे कुछ ऐसे केसेस की जो मैंने सॉल्व किए, कुछ ऐसे केसेस जो सॉल्व नहीं हुए, कुछ ऐसे केसेस जो आपको शायद बहुत अजीब लगे और कुछ ऐसे केसेस जो अनकहे और अनसुने हैं. और मैं हमेशा इनको अवॉइड करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी बात करो उतना ही लोगों को क्वेश्चन हो जाता है कि क्या हो रहा है. लेकिन बात यह है कि डार्कनेस बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और जब तक इन चीज़ों को लाइट में नहीं लाया जाएगा तब तक बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं. तो इसको हम ऐसे करेंगे, मैं आपको केस बताऊंगी और आप मुझे साथ साथ लिख के बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है. और एक्चुअली केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि बहुत ही सारी चीज़ों से रिलेटेड है, पर फिर भी इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो क्योंकि बहुत केसेस के साथ आप रिलेट कर पाएंगे और बहुत केसेस के साथ आपकी फैमिली में कुछ हुआ होगा, आपके पड़ोस में कुछ हुआ होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. हम सबको लगता है कि हमारा ही दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन असलियत ये है कि दुख दुनिया का भी बहुत ज़्यादा है. तो आज हम करेंगे बात 2 या 3 केस स्टडीज़ की, और आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुने और बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आप किसी को जानते हो या आपके बहुत सारे लॉक्स खुलेंगे. मेरा ये केस स्टडी शेयर करने का पर्पस ये है कि आपको ये पता चल सके कि इस टाइप की चीजें भी दुनिया में होती हैं, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप मुझे जरूर बताएं. दूसरी चीज ये है कि इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको एक फैक्ट पता चलेगा. ठीक है. ये लाइव मैं इसलिए नहीं कर रही कि आप डरें, ये लाइव मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको हकीकत पता चले कि डार्क वर्ल्ड कहाँ तक पहुंच चुका है. ठीक है. तो करते हैं शुरू पहले केस के साथ, और आपको मुझे बताना है कि ये प्रोसेस जो यहाँ पे मैं आपको केस स्टडी बताऊंगी इसको कहते क्या है. अगर आप मुझे बता सकें कि इसको कहते क्या है, आई गिव यू अ गिफ्ट. इन अगर आप केस सुनते ही बता सकें कि किस चीज का केस है तो मेरी टीम यहाँ पे देख रही है कि क्या है. ठीक है. चलिए, पहला केस है जो मेरे पास आया था, लास्ट ईयर आया था. अब नाम तो मैंने सबके बदल दिए हैं, तो इनको अनीता कहेंगे. अनीता, जो कि 42 इयर्स की लेडी हैं. कहानी यहां से शुरू हुई कि उनका सेशन उन्होंने बुक किया, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैम मैं 42 इयर्स की हूं. अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ नहीं तो मिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिस नहीं होना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि मैं 42 इयर्स की हूं, मुझे कैंसर हुआ था 3 साल पहले.
मेरा बेटा है 8 साल का। मैं अपने हस्बैंड के साथ यूएस में रहती हूँ। तो मैंने कहा आप एम्प्लॉयड हैं? उन्होंने कहा मैं एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या सॉफ्टवेयर में कहीं पे काम करती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपने ये सेशन क्यों लिया है? उन्होंने कहा कि एक बात हो तो बताऊं, आप मेरे को 5 सेशन दे दीजिए, क्योंकि इतने सेशन हमें लगेंगे बात करने के लिए। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं, वो उनके साथ बहुत अब्यूजिव हैं, और वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में, हस्बैंड की लाइफ में एक ट्विन फ्लेम है। तो उनको लगता है कि इस लेडी के साथ, मेरी जो क्लाइंट है अनीता, उनके साथ जो है उनकी शादी गलती से हो गई। गलती से उनकी शादी हो गई, और अब वो उनको मारते तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट मारने जितना अब्यूज करते हैं, इमोशनली अब्यूज करते हैं, हर्ट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, ताने देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि फिर आप उनको छोड़ दीजिए, अगर आपको इतना अब्यूज्ड फील हो रहा है। अरे आप रुकिए तो सही, आप सुनिए तो सही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं छोड़ सकते? आप पैसे कमाते हैं, आप क्यों नहीं छोड़ सकते? आप इतनी एडवांस कंट्री में रहते हैं, अगर आप वहां पे पुलिस को बताओगे, कितने लोग यहाँ से यूएस से देख रहे हैं? पहले मुझे ये बताइए, इंडिया के बाहर से जितने लोग देख रहे हैं वो अपनी कंट्री का नाम लिखें, और जो इंडिया से देख रहे हैं वो लिखें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। और उनके बाल भी ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने शॉर्ट कराए हुए थे, जैसे भी, मतलब उनको लगा कि। तो उन्होंने कहा मैम मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा बेटा छोटा है, अगर मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो मेरे बेटे का क्या होगा? तो मैंने कहा कि आप अपने बेटे को साथ में ले जाइए। हस्बैंड उसको रोज कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो, लेकिन मेरी एक ट्विन फ्लेम है, अब मुझे उसके साथ रहना है। तो अब वो लेडी उसमें है। तो मैंने, खैर बहुत टाइम लगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अब उनका बेटा भी उनके साथ बदतमीजी करता है, इतना छोटा बच्चा। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले। नहीं, केस आकाशिक का नहीं है, आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो पता चला कि उनके मेल मेंबर्स के साथ, जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके साथ उनका एक कार्मिक प्रॉब्लम था। तो उनके हस्बैंड भी उनको अब्यूज कर रहे हैं, इतना छोटा बच्चा भी उनसे डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और पता लगाने पे पता लगा कि उनकी मदर को भी कैंसर था, मतलब मदर जिंदा हैं, पंजाब में रहती हैं, और उनको भी कैंसर है। और उनके हस्बैंड, जो कि इस लेडी के फादर हैं, उनको बहुत मारते थे। तो एक इंसान क्या सोचेगा कि ठीक है, ये एंसेस्ट्रल चला आ रहा है, मदर की साइड का कर्मा है कि हस्बैंड के साथ अब्यूज है, इंसान ये सोचेगा। तो हमने कहा कि चलो फैमिली आकाशिक करते हैं। फैमिली आकाशिक शुरू करने से पहले इस लेडी का एक दिन मुझे फ्रैंटिकली फोन आया कि नहीं, मेरे को ये नहीं कराना, मुझे करना ही नहीं है, आप मुझे मेरे सेशंस कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? मतलब मेरी टीम ने फोन उठाया, तो उन्होंने कहा कि आप ये सेशंस कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैम आपने पैसे दिए हुए हैं, आप क्यों ऐसा करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है। और मेरी टीम ने बताया कि वो अलग लैंग्वेज में टाइप की बात कर रही थी, जैसे पंजाब हरियाणा की लैंग्वेज होती है। तो वैसे वो बहुत पोलाइट है लेडी, क्योंकि हम 1-2 सेशंस कर चुके थे। तो खैर हमने उनको मेल लिखी, उन्होंने हमें मेल लिखी, बहुत लंबा सिलसिला 1-2 हफ्ते का चला। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैम आपको मेरी हीलिंग करनी ही होगी। मैंने कहा आपने तो ऐसे-ऐसे मेरी टीम से बात की है। तो वो बिल्कुल चुप हो गई, और चुप होने के बाद बहुत पता करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अ, मैंने अपने हस्बैंड से अलग होने का फैसला कर लिया है। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने सोचा चलो हीलिंग काम कर रही है, अभी अलग हो रही हैं, अलग हो गई, सब कुछ हो गया। 1-2 हफ्ते के बाद फिर कॉल आया उनका, और कॉल नहीं उठाया क्योंकि रात थी, यूएस और इंडिया का आपको पता है। तो उन्होंने वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजा। आप मानेंगे नहीं, वो जो वॉइस नोट था उसको सुन के मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे ही खड़े हो गए। शी वॉज एब्यूजिंग, किसको अब्यूज कर रही थी पता नहीं, बट जैसे ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज जो सुनी भी ना हो किसी ने, उस टाइप की अब्यूजिव लैंग्वेज। फिर मैंने उनको, अगले दिन उनका सेशन था, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप गलत गलत बात करते हो। तो उन्होंने कहा मैंने बोला ही नहीं, मुझे भेजिए वापस। भेजा उनको वापस। बाद में हमें पता चला कि
जो जब फैमिली के आकाशिक रिकॉर्ड्स खुले और हमने इनकी हीलिंग शुरू करी, सबसे पहले तो इनकी मदर की डेथ हो गई। अब कोई सोचे जी हीलिंग की आपने और आपकी इनकी मदर की डेथ हो गई, लेकिन मदर की डेथ हो गई क्योंकि मदर रिलीज हो गई। वो रिलीज होना चाहती थी, वो बहुत टाइम से बेड पे थी, बहुत टाइम से बेड पे थी। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि वो चली जाए, तो हीलिंग होते ही वो तो निकल गई। लेकिन इस लेडी के अटैक्स पड़ने लग गए, तो मदर तो हो नहीं सकती, मदर तो जिंदा थी जब ये अटैक्स चल रहे थे। तो धीरे धीरे पता चला कि उनकी मासी जो थी वो, उनकी डेथ एब्यूज से, क्योंकि फैमिली एंसेस्ट्रल कर्मा चल रहा था, एब्यूज फ्रॉम मेल, उनको मार मार के उनकी डेथ ही हो गई थी। मतलब जैसे वो जो खेतों में यूज करते हैं, उससे मार मार के उनकी डेथ हो गई। वो मासी की जो सोल थी वो इस लेडी में बीच बीच में आती थी। और आती कैसे थी ये सुनिए आप ये सुनिए कि कभी कभी क्यों आती थी, क्योंकि इसका हस्बैंड तो उसको बहुत पहले से अब्यूज कर रहा था, तो कभी कभी क्यों आती थी। कुछ वर्ड्स थे जो उस लेडी के टाइम पे यूज किए गए थे। वो जो वर्ड्स थे वो पोर्टल्स बन गए। पोर्टल समझते हैं आप? एक ब्लैक होल होता है जिसके अंदर से एनर्जी जा सकती है और आ सकती है, जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल पोर्टल है ना, उसके अंदर जो जाता है बाहर ही नहीं आता, ब्लैक होल से किसी और यूनिवर्स में चला जाता है। वो जो वर्ड्स थे वो पोर्टल थे। तो जब इनके हस्बैंड वो वर्ड्स यूज करते थे तो इनके अंदर वो सोल आ जाती थी। इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू गिव यू 1 minute टू आंसर दिस। और जब ये सोल आ जाती थी तो ये अपनी मासी की तरह बिहेव करती थी, और मासी देहात की थी तो वो जैसे बात करती थी या अब्यूज करती थी या डरती थी, ये वैसे बिहेव करती थी। और अगले दिन इनको इसकी कोई रिकलेक्शन होती ही नहीं थी, होती ही नहीं थी। तो इनको ये समझ आ गई थी, क्योंकि मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा देखो अनीता ऐसे तो नहीं चल पाएगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैम एक ऐसा टाइम होता है कि मेरी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है और मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, मुझे नहीं पता होता उसके बाद क्या है, बस मेरे गले के अंदर एक अजीब सी खराश होती है, ठीक है, अजीब सी खराश होती है। और उस खराश में कुछ होता है और उसके बाद मैं ब्लैंक आउट हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने ये वॉइस नोट कब रिकॉर्ड किया मुझे नहीं पता। मासी की सोल जो थी वो भटक रही थी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आप में से किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया तो ये अब आगे हो चुका है। इसको कहते हैं सोल स्वैपिंग। सोल स्वैपिंग जो टेक्निक है उसमें एक सोल स्विच कर जाती है, या सोल स्विचिंग, वो स्विच कर जाती है उनकी सोल के साथ। और ऐसे नहीं कि वो सोल चली ही जाती है, उनकी सोल वापस स्विच हो जाती है। इट्स कॉल्ड स्विचिंग, सोल स्विचिंग, ठीक है। और इसको अगर कोई डॉक्टर देखे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को देखा है, उन्होंने कहा इसको बाइपोलर है, कभी ये कैसे बिहेव करती है कभी कैसे बिहेव करती है, लेकिन उसको बाइपोलर नहीं था। अब वो उसने, आप समझ रहे हैं, मैंने तो आपको 10 मिनट में ये स्टोरी बता दी, लेकिन उनको उनसे ये बात निकलवाने में, क्योंकि उनको भी पूरी बात का खुद से पता नहीं था, उनसे ये बात निकलवाने में मुझे लग गए 5 से 6 हफ्ते। 5 से 6 हफ्ते के बाद जब ये पता चला तो अनीता ने कहा कि मुझे तो इलाज कराना ही नहीं है, आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगली बार जब सोल स्विचिंग होएगी या सोल स्वैपिंग होएगी तो किसके साथ होएगी। अब फाइनली वो मानी, किसी ना किसी तरीके से अपने बेटे का वो करके मानी। अब मासी की सोल ना जाए, मासी की सोल कहे कि कैसे कोई मुझे आदमी जो है अब्यूज कर सकता है, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया, काफी हद तक सॉल्व हो गया। उस लेडी की जो मदर थी उन्होंने स्पिरिट गाइड बन के मदद करी, क्योंकि उनको पूरा केस समझ में आ रहा था, उन्होंने खुद बहुत सफर किया था। केस अभी भी जारी है, क्योंकि कभी अनीता बिदक जाती है कि मुझे नहीं करना, क्योंकि वो उनकी सोल उनके अंदर घुस के कहती है हमें नहीं करना, क्योंकि आदमियों का नाश करना ही अब हमारा पर्पस है। बाकी टाइम वो बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, शी इज अर्निंग वेल फॉर हर सेल्फ। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए प्रॉब्लम, वो अपने हस्बैंड को छोड़ ही नहीं पा रही, हस्बैंड तो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो दोनों तरफ से रहना चाहता है। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दो तरफ की शादी में है, अपने बच्चे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और दूसरी तरफ से वो लेडी भी एम्पावर्ड फील नहीं कर रही है कि मेरा बच्चा छोटा है, और हस्बैंड भी छोड़ नहीं रहा, क्योंकि वो जो ट्विन फ्लेम है वो अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं रही।
तो आप मुझे ये बताओ कि एक लेडी जो यूएस जैसी कंट्री में काम करती है, नौकरी करती है, पैसे कमाती है और हस्बैंड पैसे नहीं देता। हस्बैंड कहता है कि आप अपने पैसों से घर भी चलाओ, बच्चे की फीस भी दो, राइट? तो आप जानते हैं किसी को, किसी किसी ने मुझे लिखा है, हाँ हाँ, मधु ने और पूजा ने। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप, ये तो सोल स्विचिंग का केस है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक बच्चा, लोग कहते हैं कि ये बच्चा क्या देखेगा, मैं कह रही हूँ वैसे ही क्या देख रहा है। तो ये एक बहुत डिसएम्पावरमेंट की सिचुएशन है, वेयर यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ बट यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन, बिकॉज उस लेडी की पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है। तो सोल स्विचिंग भी हो रही है। जब हमारा ऑरा वीक होता है तो सोल स्विचिंग होती है। और आपको लगता होगा ना कि ऑरा वीक वाले लोग वीक लगते होंगे, ट्रस्ट भी नहीं लगते, स्ट्रांग होते हैं। एक बच्चे को अकेले देख रही है, घर को देख रही है, पैसे कमा रही है, कैंसर सर्वाइवर है, मल्टीपल टेस्ट करवाती रहती है। वुड यू कॉल हर वीक और वुड यू कॉल हर स्ट्रांग? बोथ वर्ड्स आर ओके डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव। क्या बोलेंगे आप कि ये स्ट्रांग है या ये वीक है? बताइए। एब्सोल्युटली, हमें जज तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई बहन हो जो इस सिचुएशन में हो, तो आप क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे बताइए? क्या बोलेंगे? हम किसी को जज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, लेकिन आप क्या बोलेंगे? कैंसर सर्वाइवर है, अकेली रहती हैं, यूएस जैसी कंट्री में काम भी आपको खुद ही करना होता है ना? फैमिली भी दूर रहती है, मदर की भी डेथ हो गई, मासी की तो पहले ही डेथ हो गई, हस्बैंड भी अब्यूज करता है। लेकिन क्या उनका कैरेक्टर, नहीं कहूंगी, क्या उनका कोर स्ट्रांग है? नहीं, कोर स्ट्रांग नहीं है। कोर स्ट्रांग होगा तो शी विल नॉट टेक अब्यूज, क्योंकि हम यही डरते रहते हैं कि आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा। अगर वो छोड़ना नहीं चाहती और कल को हस्बैंड छोड़ दे तो भी तो शील फाइंड हर सेल्फ इन द सेम पोजिशन, राइट? अब मासी की सोल नहीं जाना चाहती, मदर की सोल जा चुकी है, मदर की सोल वहां से ऐसे काम कर रही है, मासी की सोल एंटाई काम कर रही है। अब हम उनके कार्मिक बंधनों के ऊपर काम कर रहे हैं, मंत्र जाप से, वाराणसी में जा जाके उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं अब ये काम कम करती हूँ, प्लीज आप मुझे ना लिखें कि मैम हमारा कर दीजिए। मैं ये स्टोरीज भी बहुत रिलक्टेंटली आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप शेयर करें, तो ये मन की बात है, ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसकी सोल स्विचिंग हुई होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। ये नॉर्मल लोग नहीं होते। इनकी प्रेजेंस में, चाहे वो ऑनलाइन ही हो, एक कंपन होती है बॉडी के अंदर, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। 2-3 दिन मेरे को बीमार लगता रहता है, उनको तो लगता ही रहता है। आप ये सोचिए कि उस लेडी को मैं अभी तक कन्विंस कर रही हूँ कि आप इसमें से बाहर निकलिए, और उसकी मासी की आत्मा को भी कर रही हूँ, ठीक है? तो ये एक केस है सोल स्विचिंग का। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर। इनकी कहानी शुरू हुई, अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सोल स्विचिंग होती है ना, जब सोल स्विचिंग होती है तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और जब गुस्सा चढ़ता है तो आप गालियां देते हो। लेकिन एक और सिम्टम होता है, ये लोग ये कहते हैं कि हमसे जागा नहीं जा रहा, वी आर नॉट एबल टू कीप आवर सेल्स अवेक, हमें नींद आती रहती है, डॉक्टर कहता है दवाई दो, दवाई देके और नींद आती है। तो एक ये, क्योंकि एक आत्मा आपके अंदर चली गई है, अब आपकी सिम्टम्स अलग हो गए हैं, आपके शरीर को समझ नहीं आ रहा कि मुझे सोना है कि जागना है। ये बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई बार बार बोले कि मुझे नींद आ रही है और अजीब सा बिहेव करे, किसी और की तरह बिहेव करे, तो वो सोल स्विचिंग हो सकती है, ठीक है? हाउ टू अवॉइड दिस मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है? अब आए हम दूसरे केस के ऊपर। दूसरी केस की क्लाइंट को कह देते हैं प्रिया। प्रिया 48 ईयर्स की है, और प्रिया दिल्ली के नामी बिजनेसमैन की बहू है। प्रिया की एक बेटी है, ठीक है, 18 साल की।
प्रिया को पता नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसने 2-3 टाइम अपनी जान लेने की कोशिश करी है। जब वो मेरे पास आई और मैंने उससे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा मुझे भी नहीं पता, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप जो मर्ज़ी समझ लीजिए। मुझे अपनी बेटी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटी अच्छी ही नहीं लगती और मुझे अपना हस्बैंड भी अच्छा नहीं लगता और मेरे हस्बैंड को भी मैं अच्छी नहीं लगती। और जैसे मेरे हस्बैंड थे, अब वो वैसे नहीं है। मैंने उनसे देख के शादी करी थी, क्योंकि मैं भी एक बहुत नामी खानदान से आती हूँ, तो मैंने उनसे देख के शादी करी थी और अब वो वैसे नहीं रहे। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर अब मतलब क्या? तो उन्होंने कहा मैं मतलब मेरे को लगता है कि मैं कुछ गलत स्टेप ले लूँ। मुझे अपनी बेटी से बिल्कुल बात करके अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में मेरे हिप पे एक बर्थ मार्क था, बड़ा-सा बर्थ मार्क था। जब से मेरी शादी हुई है, वो बर्थ मार्क फेड होता जा रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसे अजीब-सा लगता है, लॉस्ट लगता है। ऐसा लगता है कि मैं खो गई हूँ और मैं जैसे बिहेव करती हूँ, वैसी मैं थी नहीं और मेरे हस्बैंड भी जैसे बिहेव करते हैं, वैसे वो थे नहीं। सो मेबी मिड लाइफ क्राइसिस है, मेबी कुछ और है, लेकिन मुझसे अब नहीं जिया जा रहा है। और उनके जो हस्बैंड हैं, वो बॉट अप थे। उन्होंने अब्रॉड से अपना एमबीए किया फाइनेंस में, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनके पेरेंट्स ने उनको रेज़ किया कि ये बिज़नेस को टेक ओवर करेगा और अब वो मीटिंग में जाने से डरते हैं। उनको मनी से डर लगता है, मीटिंग से डर लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील होता है। तो मैंने कहा ये कब से चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 साल पहले एक बहुत बड़ा इन्होंने फंक्शन रखा था दिवाली पे, जहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। फैमिली में कौन-कौन है? हस्बैंड है, हस्बैंड के भाई हैं। हस्बैंड के असली भाई नहीं है, हस्बैंड के चाचा के बेटे हैं। तो हस्बैंड एक ही बच्चा है, चाचा का भी एक बच्चा है। इसका मतलब ऊपर 2 भाई थे। तो स्टोरी ऐसी शुरू हुई कि एक बिज़नेसमैन के 2 बच्चे थे और देखिए कितनी गलत बात हो गई है। आप मानेंगे नहीं और हम सबके घरों में शायद होती होगी, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। एक बिज़नेसमैन के 2 लड़के थे। फॉर द सेक ऑफ ईज़ इनका कोई भी नाम आप रख लीजिए, अमन और प्रताप, ठीक है? अमन जो था, वो गो गेटर था, एग्रेसिव था, उसको बिज़नेस की समझ थी और उसको उसमें इंटरेस्ट था। प्रताप जो था, वो एक क्रिएटिव आत्मा थी, तो उसको पेंटिंग करना, पेंट्स में बिज़ी रहता था, अपनी अलग दुनिया में बिज़ी रहता था। जो पहला बच्चा था, अमर, उसको उसके माँ-बाप ने वैसे ही बड़ा किया कि अब ये हमारा बिज़नेस टेक ओवर करेगा। बिज़नेस इतना बड़ा था कि उनकी इच्छा थी कि दोनों बच्चे इसमें काम करें, लेकिन दूसरे बच्चे ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक मदर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। मदर का रोल था कि दोनों की नेचर को देख के उनको नर्चर करना। लेकिन मदर ने क्या किया? कंपैरिज़न क्रिएट किया। तुम ऐसे हो, देखो तुम्हारा भाई ऐसा है। ये बहुत बाद में हमें पता चला, ये स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने उल्टे तरीके से शुरू की इसको ढूँढना कि हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या? क्योंकि जब मैं उनके हस्बैंड से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो बहुत ही अजीब-सा हो जाता हूँ, मैं तो इतना डील बनाता हूँ, बिज़नेस मीटिंग्स मुझे अच्छी लगती थी और अब मुझसे काम ही नहीं होता, मुझसे काम ही नहीं होता। ऑफिस जाने का मन नहीं करता, ऑफिस जाता हूँ तो लगता है सो जाऊँ, लेट जाऊँ, स्काई को देखता रहूँ, टाइम वेस्ट करता रहूँ, पर मैं ऐसा हूँ ही नहीं। और जो उनका भाई था, उसमें उल्टे ट्रेड्स आ गए थे। वो अपनी पेंटिंग को लेके पेंटिंग्स को फेंक देता था और गुस्सा रहता था पूरे दिन लोगों से, क्योंकि उसका काम होता नहीं था। तो इनकी सोल स्विचिंग हो चुकी थी, दोनों भाइयों की। तो मदर ने उसको बहुत छोटे वाले को बोला कि तुम्हारे में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, अपने बड़े भाई को देखो। अब मदर को चाहिए था कि वो नर्चर करती, दोनों के अपने-अपने टैलेंट्स थे। जो छोटा भाई था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था बिज़नेस वगैरह में, उसको था कि मुझे एक छोटा-सा घर लेके दे दो, मैं एक सिंपल लाइफ़ जीऊँगा।
अब इन दोनों बच्चों की शादी कर दी गई। जब शादी कर दी गई तो जो फादर था, फादर के जो भाई थे, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इनके बच्चों को तो मैं ऐसे नहीं, मतलब जो मुझे नहीं मिला वो इनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम, आप समझ रहे हो, भाई भाई में जेलेसी। तो उन्होंने स्पेशली बनारस जाके तांत्रिक क्रिया करवाई। और क्योंकि ये लेडी को मैं पूछती थी कि आपको क्या कभी कोई शमशान घाट की फोटोज आती हैं दिमाग में, कहती हाँ बहुत सपने आते हैं मुझे शमशान घाट के, मुझे स्लीप पैरालिसिस भी होता है, मेरे हस्बैंड को भी होता है। कब एक बार तो ऐसा हुआ मैम कि हम दोनों को इकट्ठे ही हो गया। मैंने कहा आपको कैसे पता, कहती क्योंकि मैं जब उठी मैंने कहा अरे देखो मुझे ऐसा हो गया, उसने कहा मुझे भी। तो तांत्रिक क्रिया इन्होंने अच्छी खासी करवाई और बच्चों के जो जन्म के टाइम पे सोल स्विचिंग हो गई। तो जो बच्चे को रेज कर रहे थे किसी और काम के लिए, उसका नेचर चेंज हो गया और इस बच्चे का नेचर चेंज हो गया। तो जो प्रिया थी और जो उसकी बेटी थी, जब उसका जन्म हुआ, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये झूठ नहीं बोलते लोग। जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, आपको उसके कपड़े, उसकी चीजें बहुत ध्यान से रखनी चाहिए। एक छोटा सा कपड़ा भी अगर मिसप्लेस्ड हो जाए, या आपको कोई कुछ ऐसा गिफ्ट दे दे जो छोटी सी फ्रॉक हो या कुछ हो, जो आपको समझना है कि ये मुझे क्यों मिला है, आप समझ जाइए एक तांत्रिक क्रिया है। तो उनके बच्चों के कपड़े गुम होने लग गए, जो प्रिया की बेटी थी। और तब से ही एक सोल स्विच हो गया उसकी बेटी के अंदर। ये बहुत जन्म में तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। ऐसे वाले जो तांत्रिक होते हैं वो अमावस्या पे और पूर्णिमा पे छोटे बच्चों की बलि देते हैं। तो उस लड़की की इन्होंने सोल स्विचिंग करा दी। अब वो जो बच्चा था जिसके अंदर पोटेंशियल कुछ और था, ओरिजिनल आत्मा कुछ और थी, अब उसके अंदर एक बिल्कुल गरीब टाइप की आत्मा डाल दी। तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, उसको लगता था मैं ये हूं, लेकिन मैं जब बिहेव करती हूँ क्लास में ऐसा होता है। और मदर के साथ उसकी दुश्मनी, क्योंकि वो एक लो क्लास की उन्होंने सोल जो है डाली थी। मल्टीपल सोल स्विचेस इन द सेम फैमिली, मैं आपको बता नहीं सकती। सारे लोग डिप्रेशन की दवाई पे, सारे लोग बाइपोलर की दवाई पे। इट टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर ये केस सॉल्व हो गया क्योंकि सब लोग चाहते थे कि हम बेटर हो जाए, सब लोग चाहते थे। आप बताइए और मुझे गेस करके बताइए कि सबसे पहले कौन ठीक हुआ होगा, प्रिया, उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड का भाई, पेरेंट्स, या उसकी बेटी? सबसे पहले कौन ठीक हुआ होगा, ये बताओ। क्या लगता है आपको सबसे इजी किसकी हीलिंग रही होगी? आप सबने ज्यादातर लिखा है बेटी, लेकिन इसका जवाब है प्रिया। क्यों? इसका सिंपल जवाब यह है कि प्रिया की हीलिंग बेस्ट थी और इजी थी, क्योंकि प्रिया अपने आप अपनी हीलिंग के लिए आई थी। उसको ये नहीं पता था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको ये पता था कि मुझे हील होना है। तो जब हमें हील होना होता है तब हम हीलिंग शुरू करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, प्रिया की हीलिंग शुरू हुई। और प्रिया की जब हीलिंग शुरू हुई तो जो बाकी सोल्स थे, जो उसकी बेटी पे थे और जो उसके हस्बैंड पे थे, उनको 2-3 हफ्ते में समझ आ गई। उन सोल्स ने अपना जो रूप दिखाया आप मान भी नहीं सकते, आप नहीं मान सकते। उनके घर में जो जो हुआ, हस्बैंड ने चीजें उठा उठा के फेंकी, लड़की 2 बार घर से भाग गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी मां को तंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। बहुत रेजिस्टेंस हुआ, बहुत रेजिस्टेंस हुआ। फाइनली जो लड़कों की मदर थी उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती थी, मुझे अपने बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। उनको मनाते 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 बहुत टाइम लग गया। फिर ये पूरी फैमिली कैसे कैसे करके हमारे हीलिंग सेंटर में आई, इनको बनारस लेके जाया गया, बहुत सारे मल्टीपल रूटीन्स हुए, गंगा जी में नहलाना, बहुत सब कुछ हुआ। बट जब तक आपकी विलिंगनेस नहीं होगी तब तक आपकी हीलिंग नहीं हो सकती। और कोई भी चीज जो आपको ऊपर से बहुत आसान लगती है वो अंदर से आसान नहीं होती। उसके अंदर स्टोरी और स्टोरी के अंदर स्टोरी। लेकिन सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है सोल स्विचिंग। सोल स्विचिंग का मतलब है कि आपकी सोल ने सोच लिया है कि मैं यहां से निकलने को तैयार हूं। इट्स लाइक अ रेंटेड अकोमोडेशन। आप किराए पे रहते हैं और आप कहते हैं मुझे ये घर पसंद नहीं है, मुझे जाना है।
और सामने ही एक इंसान खड़ा है जो कहता है तू जा तो सही, मैं फटाफट आने को तैयार हूँ, चल एक डील कर लेते हैं, और वो डील कर लेती है। लेकिन हमारी सोल कब स्विच करती है? सिर्फ तांत्रिक क्रिया से नहीं करती। कहीं ना कहीं हमारी सोल वीक होती है, कहीं ना कहीं हमारी सोल तंग होती है अपने सर्कमस्टेंसेस से, राइट? तो सोल स्विचिंग एक रियलिटी है। ये आपको मैं डराने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया। अब तो मैंने आपको एक एक सोल स्विचिंग समझाई है। एक लड़का मेरे पास आया था जिसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज आती थी, उसकी बैक से शुरू होती थी, और वो बैठता था ना मेरे ऑफिस में, तो कभी ऐसे करके सेम प्रोसेस था उसका। लेकिन जब लड़की आती थी तो अलग होता था, जब लड़का आता था तो वो खड़ा हो जाता था। और कभी कभी 2 से 3 लोग भी आते थे, और वो कहता था मैम मैं क्या करूं? और उसकी इच्छा थी कि मैं निकल जाऊं इस संसार से। जब उसको थोड़े से टाइम के लिए होश होता था, जब उसकी सोल बलवान होती थी ना, पावरफुल होती थी, तो उसको लगता था कि मैं निकल जाऊं, मैं कुछ करूं और मैं निकल जाऊं, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगा। और हम उसकी हीलिंग कर रहे थे, शुरू ही किया था हमने केस, बट उसने जाके अपने आप को मार दिया। और बाद में उसकी सोल मीडियमशिप में मेरे पास आई, उसने कहा मैम बहुत आगे बढ़ चुकी थी स्टोरी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी, अब मैं हील होना चाहता हूँ और मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सोल लेवल पे दूसरों की सेवा करूंगा, मैं अभी पैदा नहीं होऊंगा। उनके पेरेंट्स पूछते रहते हैं कब पैदा होगा, मैंने कहा प्लीज वेट कीजिए कि वो हील हो जाए। इंसान के लेवल पे तो हो नहीं पाया, कम से कम आत्मा के लेवल पे उसको हील होने दीजिए। सो डेथ इज नॉट द आंसर, बट डेथ इज नॉट द एंड, दैट इज व्हाट आई मीन। तो सोल स्विचिंग इजी नहीं होती। और कैसे बचाए? आप अपनी चीजों को ध्यान में रखिए। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजों से होता है, कपड़ों से होता है, प्रसाद खिलाने से होता है, अ, बहुत तरीकों से होता है। लेकिन इसकी एक बेसिक चीज होती है कि एक इनएडिक्वेसी जो होती है ना, इनएडिक्वेसी मतलब एक इंसान का अपने बारे में अच्छा फील ना करना, या लोगों का बार बार उसको अच्छा फील ना होने देना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, पर आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं। मैंने आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होकर आपको ये बताया कि हर केस सॉल्व नहीं हो सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि हीलर अच्छा है, हीलर अच्छा नहीं है, या मैं कह रही हूँ कि मैं अच्छी हीलर हूँ। इसका ये मतलब है कि बहुत सारी चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। हर इंसान सिर्फ ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई है, तो आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करें। उसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, उसकी बातों को डिसमिस ना करें, ठीक है? आज हमने बात की सोल स्विचिंग की। आपको ये जानकारी पाके कैसा लगा? क्या आपको कुछ नया सुनने को मिला? बिकॉज़ कल हम एक बहुत नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, राइट? हम करेंगे इस बारे में बात की कैसे नेगेटिव एनर्जी से निकला जा सकता है, या इनफर्टिलिटी। देखिए, बहुत बार इनफर्टिलिटी जो होती है वो भी एक कार्मिक एंसेस्ट्रल कर्स होता है, श्राप दिया जाता है, तुम और तुम्हारी तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐसी हो जाएं। और अगर वो इंसान थोड़ी भी गिल्ट में वो श्राप उठा लेता है, तो उसके आगे बच्चे नहीं होते। आकाशिक रिकॉर्ड से हम ये बहुत सॉल्व करते हैं, पर बच्चे ना होना एक बहुत बड़ी बात है। और कोख बांध देना एक रियलिटी है, एक रियलिटी है। अगर आप इसके बारे में और सुनना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बिकॉज अब जब मैं अपनी बात सुना रही हूँ तो मैं इससे कमेंट्स में नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट इट वुड बी गुड टू नो फ्रॉम यू कि आप कौन से टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहेंगे। मैंने अपने 7 टॉपिक्स रखे हैं, और आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप अ, और क्या सुनना चाहेंगे दुनिया में। मैं बस इसके साथ, इस चीज़ के साथ एंड करना चाहूँगी कि दुनिया में इतनी डार्कनेस और इतना दुख है, इसको सुन के आपका अपना दुख कम होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर वाहेगुरु की कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, वी आर ब्लेस्ड। चाहे हमारी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इसको सुन के तो आपको लगा होगा ना कि कम से कम ये तो नहीं है हमारी लाइफ में, है ना? सो गॉड ब्लेस यू। आई होप दिस वॉज गुड। मुझे बहुत महीने और साल लग गए यहाँ तक आने में, और मैं चाहूँगी कि आप एनकरेज करें ताकि मैं और कर सकूँ ये। हर इंसान को लगता है कि जो वो करे वो उस काम का इम्पैक्ट हो, पर मैं नहीं चाहती कि लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करें। सो इफ यू आर विद मी, देन आई एम विद यू, देन लेट्स डू दिस। सो आई विल बी
eager to hear your comments. Yes, it takes a lot to be a healer. It takes a lot to be a medium. It takes a lot to be a psychic. शायद सबसे मुश्किल नौकरी होती है, शायद सबसे मुश्किल लाइफ पर्पस होता है। बहुत बार आँखों में आँसू आ जाते हैं लोगों की बात सुन के और फिर भी स्ट्रॉन्ग बन के उनको बताना पड़ता है कि नहीं, नहीं आप इसमें से निकल जाएँगे। बहुत आसान नहीं होता।